For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका और हमारा फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अच्छी चीज़ें खाएं, बेकार चीज़ें खाएं। भाई डाइजेस्ट तो सारी होनी है, पर ऐसा नहीं है। जैसा आप मटेरियल इनटेक करेंगे वैसा ही उसका आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी को सही रूप से, सही तरीके से ग्रोथ पैटर्न में रखने के लिए या उसके द्वारा किए जाने वाले सभी काम को करने के लिए अलग अलग तरह की फूड मटेरियल्स का इंटेक करते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग तरह से हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। तो अब हम फोकस करेंगे कि भाई हमारी बॉडी में जो भी मटेरियल इंटेक कर रहा है वो कितने तरह का हो सकता है। उसको आप मेनली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्रोटीन हो सकता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे पास फूड की 3 कैटेगरी बनी होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हमने क्या सुना कि हमारे पास जो भी फूड मटेरियल होता है जिसका हम इंटेक कर रहे हैं उसको हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में लिया हुआ था। प्रोटीन अगर हमने लिया तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के बाद। अगर हम फैट का इंटेक कर रहे हैं तो फाइनली डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है, फैटी एसिड। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं तो क्या बना देता है, वो ग्लूकोज को अपने आप को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं ना हमारे पास, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, लेफ्ट साइड में इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये जो राइट साइड में चीजें मैंने लिखी हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, ये क्या होता है, सिंप्लीफाइड सब्सटेंस। लेकिन एक बात सोचने वाली, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्या प्रोसेस है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके जरिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में या सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज किया जा रहा है। और उसी प्रोसेस का नाम है ह्यूमन में चलने वाला एक डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। क्लियर। तो ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि भाई हम क्या चीज खा रहे हैं और डाइजेस्ट होने के बाद क्या चीज बनती है। लेकिन सबसे पहले एक नाम आता है यहां पर आगे बढ़ने से पहले कि न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, न्यूट्रिशन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, फुल मैकेनिज्म चलता है। फाइनली हमारे पास सिंप्लीफाइड सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है और उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ, एक वो मटेरियल जिसका हमने इंटेक किया और उसको डाइजेस्ट किया, फाइनली एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन न्यूट्रिएंट क्या है, कोई फूड मटेरियल जिसका आप इंटेक कर रहे हैं उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, वो सब्सटेंस, वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, हम उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्लियर हुआ। तो मिक्स नहीं करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो न्यूट्रिएंट आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन आवर फूड। ठीक है, दैट प्रेजेंट इन आवर फूड, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। तो हमने क्या सुना अभी, न्यूट्रिएंट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड, विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड। तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिशन क्या हुआ, पूरा एक प्रोसेस। क्लियर हुआ। अब आपने एक नाम सुना होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है और यहां पर वो जिक्र क्यों आ रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको 5 स्टेप देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है 5 स्टेप। वो कौन से 5 स्टेप हैं, पहले मैं इसको मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है इंजेशन, सेकंड नंबर पे आपका आता है डाइजेशन,
थर्ड नंबर पे आपके पास है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ नंबर पे आपको डिस्कस करना होगा एसिमिलेशन। और लास्ट इजेशन। इन 5 स्टेप को मिलाकर क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या नाम होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप हैं। ये तो हमने नाम लिख लिए हैं, पर लेकिन इसमें कैसे क्या होता है देखते हैं एक बार। आपने फूड मटेरियल लिया, ओरल कैविटी में प्लेस किया, क्या बोलेंगे इसको? इंजेशन। सिंपल फूड का इंटेक करना। डाइजेशन का मतलब है एंजाइम्स की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपने लिया था वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, सिर्फ इतना। ये क्या है? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? जब आपका फूड मटेरियल सिंप्लीफाइड हो जाता है। अगर आपने प्रोटीन लिया था एग्जांपल के तौर पर और अमाइनो एसिड बन गया है, ये फाइन मटेरियल, ये सिंप्लीफाइड सब्सटेंस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर ब्लड में एंटर करता है और ब्लड के जरिए हर एक सेल तक पहुंचता है, सेल के अंदर एंटर करता है। तो ये जो एंटर करने वाला प्रोसेस है, ब्लड से निकलकर मटेरियल का सेल में एंटर करना, इसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, जब हमारी सेल के अंदर मटेरियल पहुंच जाता है, फिर उसके बाद वो मटेरियल मिक्सअप हो जाता है हमारे सेल के कंटेंट के साथ। ठीक है, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उनमें इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्लियर? लास्ट स्टेप, हमारी सेल ने जो भी उसको इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल किया, यूज किया, और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको सेल से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना, इसको क्या बोलेंगे? इजेशन। क्लियर? तो हमने अभी 5 स्टेप के बारे में सुना, और ये पांचों स्टेप जिन ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म या होलोजोइक न्यूट्रिशन। जिन ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, ठीक है, तो वो सब क्या बन जाते हैं? होलोजोइक एनिमल्स, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जिसमें 5 स्टेप्स हम देखते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। क्लियर है? तो हमने यहां पर होलोजोइक क्लियर किया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस क्या होते हैं? एग्जांपल्स के तौर पे हमने 3 तरह के फूड लिए। ओवरऑल जो हमारे पास फूड होता है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं वो हमने समझ लिया, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं ये हमें पता चल गया है। अब हमें डिस्कस करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक आपको डायग्राम बनाकर दिखाया जाएगा ह्यूमन बॉडी का, जिसमें डाइजेशन प्रोसेस दिखाया जा सके सिंपल वे में। साथ में फिर हमें डिस्कस करना होगा फ्लो चार्ट कि भाई ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा ट्रैक है, कौन से ऐसे स्टेप है जहां से फूड पास आउट होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, वो कहां से फूड गुजरता है। अब हम सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जाएगी सिंपल तरीके से आपको यहां पर समझ में आ जाए ऐसा डायग्राम ड्रॉ करने की। ठीक है, देखिए ये मैंने थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दिया है। आप देखते रहिएगा ध्यान से कि किस तरीके से ये डायग्राम बनाया जा रहा है, तभी आप समझ पाएंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ बनानी है और उसके बाद किस तरह से लाइंस को कवर करना होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाईली कोल्ड होती है, इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देना है। और लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा आप।
कि कहाँ पर किस तरीके से स्टार्ट किया गया और कहाँ पर इसको टर्मिनेट किया गया। ये जो मैंने स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में स्ट्रक्चर बनाई है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेम जैसे लीफ होती है आपका, और बोलते क्या है इसको हम, पैनक्रियाज। वो सभी मैं यहाँ पर नाम उसको डाल दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। ये हमारे पास एक बेसिक से स्ट्रक्चर बन गई है। अब आप इसको या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ लेबलिंग कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा शेप दे दीजिए ताकि लगे देखने में कि हाँ भाई ह्यूमन का ही ये स्ट्रक्चर बनाया गया डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। तो आप थोड़ी सी आउटलाइन डाल दीजिएगा, बस एक शेप आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने एक शेप बनाने से बेनिफिट क्या होता है कि लगता है कि हाँ भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि भाई नई शेप में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है तो आप इंटरनल वाले ट्रैक को भी दिखा सकते हैं। क्लियर? डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमें इसको लेबल करना है। इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? ओरल कैविटी। लेबिया, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, अपर लेबिया और लोअर लेबिया, ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी को आप माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी ये भी नाम दे सकते हैं। ये जो छोटा सा आपको फूल जैसा लग रहा है, ये क्या है एक्चुअल में? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या बोलते हैं इसको? सैलिवरी ग्लैंड। ओरल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड और लेबिया, ये जो हमारे पास ऐसे डक्ट जा रही है नीचे की तरफ, इसके लिए दो नाम आते हैं। आप फूड पाइप भी डाल सकते हैं और ईसोफेगस भी बोल सकते हैं। फूड पाइप या दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं स्ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर को? लीवर। कितने होते हैं? 3, 4, 5, कितने? सिंगल लीवर होता है। डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये, और वो भी किस तरह का डाइजेशन? फैट का डाइजेशन, वो हम बाद में देखेंगे। गॉल ब्लैडर, क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। ये जिसके ऊपर डक्ट आ रही है छोटी सी, इसका भी एक स्पेशल नाम होता है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियाज। इसके ऊपर ये सी शेप स्ट्रक्चर, इसके लिए नाम आता है, ये तो पता ही है आप सबको, स्टमक। क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। जस्ट नीचे ये जो मोटा सा ऐसे पाइप जा रहा है ना, इसका नाम होता है, क्या होता है इसका नाम? बताइए। बिल्कुल सही आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अप्रॉक्स कहा जाता है 7 मीटर। इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहा जाता है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो नीचे स्ट्रक्चर आ रही है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलेंगे?
अपेंडिक्स, इसका पूरा नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो छोटा सा पाउच जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। क्या बोलेंगे? रेक्टम। और ये फाइनल एनस। क्या नाम होता है इसका? एनस। क्लियर हुआ? चलिए अभी ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाई है कि कैसे हम इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। मुश्किल से मुश्किल आप ये मानिए 2 से 3 मिनट लगती हैं। ये लेबलिंग आपको ज़रूरी है याद रखनी, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप इसमें। चलिए एक काम करते हैं, पार्ट्स वाइज लेते हैं और उन पार्ट्स के अंदर हम स्ट्रक्चर जो पॉसिबल होंगी उन स्ट्रक्चर्स को ऐड कर लेंगे। ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से वो स्टेप हैं जहां से फूड गुजरता है। नंबर फर्स्ट, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? देखिए हमने फूड लिया, माउथ कैविटी के अंदर प्लेस किया। माउथ कैविटी का ही दूसरा नाम ओरल कैविटी होता है। ओरल कैविटी को आप बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। तो आपने फूड लिया और माउथ कैविटी के अंदर प्लेस किया, ठीक है, जहां पर हमें कुछ चीज़ों का जिक्र करना होता है। अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर फर्स्ट, आपके पास एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं? टंग। टंग का सिंपल काम क्या होता है? सोचिए जरा, क्या काम होता है बोलने का? बताइए। टंग का काम क्या होता है? मिक्सिंग का। क्या काम करती है टंग? मिक्सिंग का काम करती है। ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम दांतों की मदद से उसको चबा लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, तो उन टूटे हुए पीसीस को मिक्स करती है। किसके साथ? सलाइवा के साथ। सलाइवा कहां से आया? सलाइवा क्या है? हमारी ओरल कैविटी में ही एक ग्लैंड पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। ये मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो आपको ओरल कैविटी के अंदर जिक्र करनी होती हैं। टंग जिसका काम होता है मिक्सिंग का, सलाइवा को फूड के छोटे छोटे पीसेस के साथ मिक्स करना। दूसरा नाम आप क्या लिखेंगे? सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, ये हमारी ओरल कैविटी में पाया जाता है। कहां से आता है? सैलिवरी ग्लैंड से आता है। क्या काम करता है? हेल्प, डाइजेशन में हेल्प करता है, या हेल्प इन अ डाइजेशन। ये किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, स्पेशली कौन सा फूड होगा जिसके डाइजेशन में हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरी चीज, टीथ। तीसरी चीज क्या है हमारे पास? टीथ। 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। ये सारी चीजें आपको कहां पर एक्सप्लेन करनी होती हैं? ओरल कैविटी के अंदर। तो 4 टाइप्स के हमारे पास टीथ होते हैं। काम क्या होता है? ब्रेक करना। क्या करना? तोड़ देना, सिंप्लीफाइड। इसको आप लिख दीजिए, सिंप्लीफाइड करना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंप्लीफाई कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, या आप उसको ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं, ब्रेक करना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। ये टीथ जो 4 तरह के पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 तरह के दांत हमारे ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। देखिए किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। एक रफली स्ट्रक्चर में बना देता हूं यहां पर।
कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारे पास एक रफ स्ट्रक्चर है जिसमें आप कहते हैं कि भाई 4 तरह के दांत होते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं वो, उनको यहां पर मेंशन कर देते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और लास्ट में ये मोलर। जिस तरह की सीक्वेंस यहां पर होती है, सेम ऐसी ही सीक्वेंस यहां पर होती है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया भी है पहले कई बार, कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? उसको लिखने का एक तरीका होता है। देखिए कैसे लिखते हैं उसको। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहां पर आप ऐसे इसको लाइंस को डालिएगा और ऊपर की तरफ 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये हमारा एक डेंटल फॉर्मूला तैयार हुआ है। आपको पता है ना, एक सॉकेट के अंदर कितने टीथ्स का अरेंजमेंट होता है? 16 टीथ का अरेंजमेंट होता है। कितना होता है? 16, 8 और 8, टोटल 16। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास एक जबड़े में, क्या बोलते हैं इसको? एक जबड़ा, चाहे नीचे वाला हो चाहे वो ऊपर वाला हो। ठीक है, तो कितने होते हैं? 16 टीथ होते हैं। मैच्योर स्टेट आने के बाद आप मान लीजिए कि करीब 20 ईयर्स के नियर बाय, है ना, या 20 से 25 कह सकते हैं आप। तो 16 टीथ का अरेंजमेंट होता है, जिसमें अगर आप पार्टीशन करेंगे तो 8 और जस्ट अपोजिट 8, तो टोटल कितना होता है? 16। और एक सॉकेट हमारा ऊपर होता है, एक नीचे होता है, तो 16 + 16 कितना बन जाता है? 32। लेकिन जो फॉर्मूला लिखना होता है ना, डेंटल फॉर्मूला, वो किसका लिखते हैं हमेशा? एक सॉकेट का। ठीक है, एक जबड़े का। इस तरीके से इंसीजर, इसके आगे लिखा है ना मैंने 2/ नीचे 2। ये 2 और 2 का मतलब क्या है कि इंसीजर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं इंसीजर। कैनाइन कितना होता है? सिंगल सिंगल। आप चेक कीजिए, देखिए इंसीजर 2 कैसे? 2 इधर है, उनको मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। जस्ट अपोजिट साइड में 2 इधर होंगे, वो नीचे आ जाते हैं। कैनाइन सिंगल सिंगल। सेम ऐसे प्रीमोलर 2 होती हैं एक साइड में और दूसरी तरफ भी 2 होती हैं। सेम ऐसे मोलर 3 होती हैं। मोलर मतलब जो बड़े वाली जाड़ होती है लास्ट में, पीछे की तरफ। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ अवेलेबल होते हैं। काम क्या होता है इनका? वैसे तो सबका थोड़ा डिफरेंट काम होता है, लेकिन आप ओवरऑल कह सकते हैं फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करते हैं। फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं हमारे ये 4 प्रकार के जो दांत हैं। मोलर बड़े वाली जाड़ होती हैं, प्रीमोलर उससे जस्ट पहले छोटे वाली जाड़ होती हैं, और उससे भी जस्ट पहले कॉर्नर की तरफ, कॉर्नर की साइड क्या होते हैं? कैनाइन। कैनाइन की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, गम्स में काफ़ी गहराई तक धसे होते हैं। जैसे आप शुगर केन सबने यूज़ किया होगा। गन्ना जो होता है, आप गन्ने को छील रहे हैं, फ्रंट वाले दांत से कभी मत छीलिएगा, रिस्क है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि जब आपने इसको हटाया तो आपके दांत उसी में लगे रह जाएं, बहुत समस्या हो सकती है। इसीलिए कैनाइन कॉर्नर से छीला जाता है उसको, है ना। कैनाइन क्या होते हैं? काफ़ी शार्प होते हैं। कैनाइन क्या होते हैं? काफ़ी शार्प होते हैं। वैम्पायर्स वगैरह के देखे होंगे आपने किसी मूवीज़ में, है ना, बाहर को निकले जाते हैं ना, बड़ा डेंजरस होता है। खैर, तो कैनाइन काफ़ी शार्प है, जिनका काम क्या होता है? चीज़ों को रैप्चर करना, डैमेज करने में काम आते हैं ना, फाड़ने वगैरह में काम आते हैं या छीलने में काम आते हैं, जैसे कि हमने शुगर केन का जिक्र किया। इंसीजर को क्या बोलेंगे? स्माइलिंग टीथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये हंसने में काम आते हैं। जब हम अच्छी सी स्माइल करते हैं, हालांकि वो भी सभी को नहीं आती है, ठीक है, तो जब हम अच्छी सी स्माइल करते हैं
तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा जो सामने की तरफ हमें दांत दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर। क्लियर हुआ? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सारा जिक्र आपको ओरल कैविटी में ही करना होता है। ठीक है, अब बाकी क्या बचता है इसमें? एक हार्ड प्लेट होती है ऊपर की तरफ। अपनी अपनी टंग को जरा चेक कीजिए, छत पर लगाकर देखिए। छत पर मतलब सीलिंग वगैरह पर नहीं, ओरल कैविटी की जो छत होती है काफी हार्ड लगेगी आपको। टच किया ना, फील हो गया होगा आपको, काफी हार्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड प्लेट। और जो ग्राउंड सरफेस होती है, जो आपका फर्श वाला कॉलम होता है आपकी ओरल कैविटी के अंदर, टंग को जरा टर्न करके अपने फर्श पर लगाकर देखिए, सॉफ्ट है ना, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, तो ओरल कैविटी में हमें ये सारा जिक्र करना होता है कि कैसे कैसे क्या चीज होती है। बाकी टंग के अंदर टेस्ट बड है, ये तो आपको मालूम है ही, टेस्ट को पहचानने में काम आती है, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब चीजें। तो ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी थे, ये आपको मालूम होने चाहिए ओरल कैविटी के अंदर। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा ओरल कैविटी के बाद? वो है फूड पाइप। सेकेंड नंबर क्या आता है? फूड पाइप के लिए अब हम डिस्कस करेंगे नंबर सेकंड, फूड पाइप। देखिए फूड पाइप में कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर आपको एक छोटा सा जिक्र करना होता है, और वो क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। किसका जिक्र करना होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या चीज है? देखिए जैसे हम फूड का हमने इनटेक किया, ओरल कैविटी में प्लेस किया, ये सब काम हुआ वहां पर, और जब हम अपने फूड को जब प्लेस करते हैं ओरल कैविटी के अंदर, तो सलाइवा के साथ हमारे फूड के छोटे छोटे पीसेस मिक्स हो जाते हैं टंग की मदद से। मिक्स होने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। मिक्स वाला फूड मटेरियल बोलस हमारे फूड पाइप से कहां जाता है? स्टमक तक। तो ये डायरेक्ट पास नहीं होता है, यहां पर क्या होता है? एक रिदमिक मूवमेंट होती है, एक वेव लाइक एक्शन होता है, क्योंकि हमारा जो फूड पाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस का ल्यूमन, ईसोफेगस का ल्यूमन काफी नैरो होता है, काफी कम होता है। तो जब हम फूड को अंदर पुश करने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से नहीं जाता है, हमें क्या करना होता है? एक फोर्स लगानी होती है, ऐसे निगलना, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वेलो करना। तो आपने क्या किया? फूड को अच्छे से चबा लिया है, टंग ने क्या किया? छोटे छोटे पीसेस को मिक्स कर लिया है। किसके साथ मिक्स कर लिया है? सलाइवा के साथ। सलाइवा क्या है? एक तरह का जूस है जो सैलिवरी ग्लैंड ने बनाया था। ये सारा काम कहां चला? ओरल कैविटी के अंदर। क्लियर? फाइनली जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी है, हमने उसको क्या किया? निगल लिया, स्वेलो कर लिया। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक फोर्स लगानी होती है जो ओरल कैविटी के चैम्बर की वजह से लग पाती है। फ्रंट से हम क्या करते हैं? अपर लेबिया लोअर लेबिया को क्लोज करते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसको स्वेलो कर लेते हैं फूड मटेरियल्स को, जो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पीस बन चुके हैं जिसके, और जो सलाइवा से मिक्स भी हो चुका है। और ये फूड मटेरियल एक फोर्स के साथ वेव लाइक एक्शन की फॉर्म में कहां जाएगा? हमारे स्टमक तक पहुंचता है। लेकिन जिस पाइप से गुजरता है उस पाइप को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं उसको? फूड पाइप। ठीक है, तो फूड पाइप से जो फूड मटेरियल ओरल कैविटी से स्टमक तक जा रहा है वो एक वेव लाइक एक्शन की फॉर्म में जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसलिए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी बन सकती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ रिदमिक मूवमेंट, इज अ वेव लाइक मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन पास बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक। तो ओरल कैविटी से स्टमक तक फूड को भेजने का जो जरिया है वो हमारी फूड पाइप है, जिसमें फूड डायरेक्टली नहीं गिरता है, सीधा आके नहीं गिरेगा स्टमक में, ऐसा तो डैमेज कर देगा उसको। वो एक वेव लाइक एक्शन में आएगा। वेव लाइक एक्शन के जरिए क्यों आता है? रिदमिक मूवमेंट की फॉर्म में क्यों आता है? क्योंकि ल्यूमन फूड पाइप का जो ल्यूमन है, जो इंटरनल स्पेस है, जो खाली जगह है, वो बहुत ही कम होती है, और जो बोलस होता है, जो हमने फूड को अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है सलाइवा के साथ मिक्स करके, वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो अब हमारा फूड कहां तक पहुंच चुका है? नंबर थर्ड, स्टमक तक।
कहां तक पहुंच चुका है? स्टमक तक। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम नंबर थर्ड, स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वो काम करता है, ये सब। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। अगर आपने इसमें एक भी स्टेप मिस कर दिया तो वो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड पर हमें कौन सा ऑर्गन लेना है? आपको अभी मैंने बताया था वो कौन सा पार्ट है? स्टमक। देखिए स्टमक के स्ट्रक्चर को दोबारा से ड्रा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को फिर हम डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है स्टमक का, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको? फंडस। मिडिल सेक्शन, ये जो मिडिल पार्ट है इसको बोलते हैं कार्डिक। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिक। और लास्ट हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट है, ये सारा जितना भी यहां पर ऐसे एक शेप ले रहा है, कर्व दिखा रहा है जा रहा है यहां पे आपको, ये क्या होता है? पाइलोरिक। क्या होता है ये? पाइलोरिक। तो हमारे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो, फंडस, कार्डिक और पाइलोरिक। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स हैं कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है इनका, ये सिंपल आपको बताया जाता है कि भाई हाँ इस पार्ट को हम इस नाम से जानते हैं, बीच वाले को हम कार्डिक बोल देते हैं, और जो हमारा टर्मिनल पार्ट होता है स्टमक का उसको बोलते हैं पाइलोरिक। यहां पर अब क्या क्या चीजें आपको डिस्कस करनी होती हैं, क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जब आप स्टमक के बारे में बता रहे हैं? देखिए ध्यान से, गैस्ट्रिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें क्या चीज होती है? म्यूकस, HCl, वन 1.4 pH वैल्यू का। मैं भी समझाता हूं आपको कि क्या मतलब है इसका। पेप्सिनोजन, और लास्ट पार्ट प्रोरेनिन। देखिए ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर चीजें पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और गैस्ट्रिक जूस कहां पाया जाता है? हमारे स्टमक के अंदर। ह्यूमन स्टमक का एक बेसिक फंक्शन होता है 3 से 4 घंटे के लिए फूड को स्टोर किए रखना। जो भी हम फूड खाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि फूड खाए डाइजेस्ट हो गया, चलो फिर से फूड खाए फिर से डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, आपने कहा कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है बड़ा ही स्ट्रांग है, बड़ा दमदार मेटाबॉलिक सिस्टम है आपका, लेकिन फिर भी आप जो फूड खा रहे हैं जो आपके स्टमक तक पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि फूड साथ साथ डाइजेस्ट हो जाए। 3 से 4 घंटे तक फूड को स्टोर किए रखने की क्षमता होती है स्टमक की। ठीक है, कितना? 3 to 4 आवर्स। अब देखते हैं स्टमक का एक जनरल फंक्शन क्या है। ये तो हमने अभी सुन लिया कि हाँ भाई 3 से 4 घंटे के लिए फूड को स्टोर कर सकता है। डाइजेशन तो शुरू हो जाता है जैसे ही हमारा फूड पहुंचता है स्टमक तक, तो जो चीज उसमें डाइजेस्ट होनी है वो हम अभी सीक्वेंस में लास्ट में देखेंगे जरा कि भाई कैसे क्या चीज कहां कहां डाइजेस्ट होती है डाइजेशन के टॉपिक्स में, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। तो स्टमक का काम क्या होता है? 3 से 4 घंटे के लिए फूड को स्टोर करना, और जैसे ही फूड पहुंचता है तो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये स्टोर किए रखता है मटीरियल्स को, धीरे धीरे वो सारा डाइजेस्ट होता है और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहता है। लेकिन हमारे स्टमक के अंदर क्या चीज पाई जाती है? एक जूस पाया जाता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें क्या चीज होती है? इसमें क्या चीज होती है? 4 चीजें आपको जिक्र करनी होंगी, और ये सब बातें आप कब बताएंगे, कब लिखेंगे? जब आप थर्ड स्टेप ले रहे हैं जिसका नाम क्या है? स्टमक। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में नंबर 3rd स्टेप स्टमक।
उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बतानी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूकस, सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस। म्यूकस रिलीज होना स्टार्ट होता है और वो म्यूकस हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को फुल्ली कवर कर लेता है, पूरे स्टमक में फैल जाता है म्यूकस सबसे पहले। उसके बाद फंक्शन अभी लेते हैं जरा इसका। उसके बाद HCl, सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है? HCl। पहले म्यूकस निकलेगा, पूरे स्टमक में फैल जाएगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आप सोच रहे हैं शायद सर फंक्शन बताना भूल गए, लेकिन वो HCl बताने के बाद थोड़ा क्लियर हो पाएगा ना। आप ध्यान से सुनिए पहले। तो क्या होता है, सेकंड नंबर पे HCl निकलता है, लेकिन HCl क्या होता है? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, लेकिन एसिड्स की अपनी एक रेंज होती है। कितनी रेंज होती है? 1 to 14। ये एक pH स्ट्रिप है। आपने मे बी किसी एड वगैरह में भी देखा होगा या आपने केमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा होगा इसको। pH स्ट्रिप बोलते हैं इसको। जितना आप 1 के नजदीक हैं किसी भी सॉल्यूशन को लेकर, अगर आप कह रहे हैं कि भाई इसकी pH वैल्यू 1 के नियर बाय है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितना वो 1 से दूर है उतना ही वो कम एसिडिक है। ठीक है। और देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर HCl के पास में 1.4 pH वैल्यू। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इंडिकेशन देता है किसका? एसिड का। ठीक। तो HCl की pH वैल्यू कितनी हमारे स्टमक के अंदर? 1.4। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको यकीन नहीं आएगा अगर ये एसिड ऐसे हाथ पर गिर जाए ना, आपने मार्केट से लिया, उसको हाथ पर डाल दिया, गलती से डल गया है, हाथ डैमेज हो जाएगा, स्किन खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा स्टमक बचा हुआ है। आपने देखा कभी किसी व्यक्ति के स्टमक से ऐसे धुआं निकल रहा है एसिड की वजह से? नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। तो किसने बचाया? अब बात आ गई है म्यूकस की। इसीलिए पहले म्यूकस रिलीज होता है और पूरे स्टमक पर इंटरनल लाइनिंग को कवर कर लेता है। ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भाई म्यूकस का फंक्शन क्या है, तो अब आप बोल सकते हैं कि हां जी, म्यूकस का फंक्शन होता है HCl के प्रभाव से, HCl के इफेक्ट से, प्रभाव से हमारे स्टमक को बचाना। HCl के इफेक्ट से हमारे स्टमक को बचाना, यही एक काम है बस म्यूकस का, और कोई काम नहीं है इसका। HCl के हमारे स्टमक के अंदर 2 फंक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला फंक्शन क्या है? हम अगर एक बार भी मुंह खोलते हैं तो आपको यकीन नहीं आएगा, हजारों बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, हमारी माउथ कैविटी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है। सिंगल टाइम माउथ ओपनिंग करने पर हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप बाइट को ऐसे लेकर जाएंगे तो क्या तब बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे? पहली तो पॉसिबिलिटी है कि बैक्टीरिया ओरल कैविटी में ही किल हो जाते हैं, वहां पे भी pH वैल्यू होती है 5.5। तो लेकिन कई बार क्या होता है ना कि फूड के साथ जो मटेरियल आपका नीचे पास आउट हो रहा है, जो अभी हमने समझा था कि भाई बॉलस वगैरह की फॉर्म में नीचे जाता है, फूड पाइप से गुजरते हुए कहां पर पहुंचता है? स्टमक तक। और अगर स्टमक में कोई भी बैक्टीरिया पहुंचता है या कोई भी इस तरह का ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? ये लिखा हुआ है देखिए, 1.4 pH, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेबोरेटरी होती है ना आपकी, तो केमिस्ट्री लैब के अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि भाई आपको नहीं रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो हो सकता है भाई हाथ पर गिर जाए या आपके क्लोथ्स पर डल जाए, तो कुछ भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो इसलिए वहां पर क्या करते हैं? माइल्ड एसिड रखा जाता है, लगभग आप मानिए 6.5 के नियर बाय। और ये कितना है? 1.4। अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वह बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl का पहला फंक्शन क्या हुआ? टू किल द बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज को मार देना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस आपने अभी डिस्कस होते हुए देखा कि भाई यहां पर ये सारी चीजें होती हैं, तो उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स हैं और उन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl। क्लियर हुआ? वो कौन से इनएक्टिव एंजाइम है वो मैंने लिखे हुए हैं, देखिए, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये क्या है? इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये इनएक्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये काम किसका है? HCl का। क्लियर? मैं आपको रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं एक।
पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इनएक्टिव एंजाइम। और ये एक्टिव एंजाइम। तो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में चेंज किया किसने? HCl ने। इसी तरीके से ये प्रोरेनिन, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम रेनिन, ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम को किस में चेंज किया? एक्टिव एंजाइम में, रेनिन में चेंज कर दिया है, ठीक है। ये आपका एक्टिव एंजाइम है और ये आपका इनएक्टिव एंजाइम्स होता है। पर किसने किया ये काम? HCl ने किया। समझ गए होंगे आप। हमने म्यूकस का फंक्शन क्लियर किया। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को HCl के इफेक्ट से बचाता है। सिंपल लाइन। HCl के दो फंक्शन हमने सुने। पहला फंक्शन तो ये बैक्टीरियाज को किल करता है जो हमारे फूड के साथ स्टमक तक पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरा फंक्शन नंबर सेकंड क्या होता है? HCl ने इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट किया। कौन से? वो आपने रिएक्शन से देख लिए हैं। अब जो ये नाम लिखे हुए हैं, दो मैंने नाम लिखे थे यहां पर, नंबर C और नंबर D पर, आपका पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये क्या थे? इनएक्टिव एंजाइम थे। एक्टिवेट तो हो गए, वो तो HCl के फंक्शन में आ गया। पर ये एक्टिवेट होने के बाद किस नाम से जाने जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस तरह का डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं पेप्सिन और रेनिन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है नंबर 4। स्टमक के बाद किसका नंबर आता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 4, और वो कौन सा है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं हमने क्या क्या भी पढ़ा है। नंबर 1 ऑरल कैविटी, नंबर 2 फूड पाइप, नंबर 3 स्टमक, और नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको भी हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो आप अच्छे से समझ पाएंगे फिर। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहां पर आप 3 पार्ट दिखाएंगे टोटल। नंबर 1, एक आप मिड में कहीं पर भी ऐसे लाइन डाल सकते हैं, और एक लास्ट जहां पर आपने इसको टर्मिनेट किया है, जिस पॉइंट से ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे आप दिखाएंगे डियोडेनम, ये जो मिडिल वाला सेक्शन है इसमें आप दिखाएंगे जेजिनम, और लास्ट इलियम। तो डियोडेनम, जेजिनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। पार्ट्स का अलग कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन पार्ट्स के जरिए ना हमें एक हिंट मिल जाता है कि भाई कौन सी चीज़ किससे जुड़ रही है। देखिए मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन कई बार आया भी है एग्जाम्स में भी, और 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो सकता है अब MCQ में भी आपके पास मैच कर जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के केकम वाले हिस्से से जुड़ता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट हुआ, और वो आंसर क्या होगा? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, और वो क्या नाम है? इलियम। तो इलियम कनेक्ट होता है केकम से। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारी ये जो क्वेश्चनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो पार्ट्स के आधार पे बनाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन सुनते हैं। स्टमक का कौन सा पार्ट है जो
ड्यूडेनम से जुड़ता है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए होंगे आपको, अगर आप एमसीक्यू की फॉर्म में ले रहे हैं उसमें से आपको एक सही सेलेक्ट करना होगा। एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसके जरिए तो हमारी हेल्प हो जाती है अगर आपने चीजें अच्छे से क्लियर की हुई हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एमसीक्यू आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या करना होता है, चैप्टर को लेना है और पूरा फुल डिटेल में अच्छे से समझ लेना है। फिर आपको चाहे वहां पर डिटेल देनी हो या फिर वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन हैंडल करना हो, चाहे वो एमसीक्यू हो। अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि स्टमक का कौन सा पार्ट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टमक के टॉपिक में समझाया था कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक। तो कौन सा पार्ट है जो जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? देखिए जरा यहां पर ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से से। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम। और हमारे स्टमक का लास्ट पार्ट कौन सा होता है? स्ट्रक्चर सोचिए जरा, सही सोच रहे हैं, और वो क्या था? पाइलोरिक। तो आंसर क्या हुआ? पाइलोरिक। एमसीक्यू की फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन तो आप उन 4 में से सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर आएगा। तो फर्क क्या पड़ा इससे? डिपेंड करता है ना आपने ये पूरा प्रोसेस समझा हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को एक फाइनल स्टेज माना जाता है। अगर फूड हमारा यहां पर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, तो कहीं पर भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आगे पार्ट्स बचे ही नहीं है। जो पार्ट्स बच रहे हैं वो फूड के डाइजेशन के लिए जाने ही नहीं जाते। वहां पर वो सभी एंजाइमेटिक कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, एंजाइम्स नहीं है वहां पर, तो फूड कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा? कंक्लूजन में फाइनल आप एक लाइन लिख सकते हैं, लाइन याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक अल्टीमेट प्लेस होता है जहां पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। लास्ट स्टेप है ये, और इसको एक इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी हुई है क्योंकि 3 अलग अलग तरह के जो फूड होते हैं वो फाइनली यहां पर डाइजेस्ट होते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ अवेलेबिलिटी है, कुछ स्पेशल एंजाइम्स की। ठीक है, अब वो क्या होते हैं मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूं। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहली बात तो ये काफी लेंदी होती है। अप्रॉक्स में आप कह सकते हैं 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, क्योंकि जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, जो माउथ से एनस तक, ये फुल प्रोसेस समझ रहे हैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेजेस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम 4th स्टेज पर आ चुके हैं। तो माउथ से एनस तक ये पूरा ट्रैक 9 मीटर लॉन्ग होता है, 9 मीटर लंबा होता है, ठीक है, ह्यूमन में। और ये जो 9 मीटर लेंथ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल, जिसका अलग अलग डायमीटर होता है। कहीं पर छोटी सी है, कहीं पर मोटी सी है, फिर से आगे चलकर पतली हो गई, कहीं पे फिर से मोटी हो गई। एग्जाम्पल, ऑरल कैविटी में देखिए कितना छोटा सा स्पेस होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का ही तो पार्ट है। फूड पाइप में देखिए कितना कंजेस्टेड हो गया था, कितना नैरो ल्यूमन था। समझाया था मैंने आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है। प्रॉब्लम हो रही थी ना फूड के पासेज में, फोर्स लगा रहे थे हम नीचे पास आउट करने के लिए। स्टमक में देखिए कैसी शेप हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए कितनी हाईली कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर, थोड़ी सी जगह में 7.5 मीटर लंबा एक पाइप पड़ा हुआ है। और लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए, फिर से डायमीटर चेंज हो गया। तो वेरिएबल डायमीटर होता है इसका, ठीक है ना, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, इस तरीके से। वो डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा आपको। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एक अल्टीमेट प्लेस है। पर क्यों? समझते हैं उसके बारे में। हमारा जो पैनक्रियाज होता है वहां से भी कुछ जूस आते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, है ना, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और साथ में प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो पैनक्रियाज से आने वाला जूस कहां पर आता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो तीनों ही तरह के फूड के डाइजेशन में मदद करता है। कौन सा एंजाइम होता है, क्या रिएक्शन है, वो अभी हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे। पहले हम सारे स्टेप्स क्लियर कर रहे हैं, कहां कहां से फूड गुजर रहा है और उन हर स्टेप के अंदर क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ये राउंड क्लियर होने के बाद फिर हम डाइजेशन को देखेंगे कि प्रोटीन कहां डाइजेस्ट होती है, किसकी वजह से डाइजेस्ट होती है, रिएक्शंस के साथ। ठीक है, तो फिलहाल आपको पता चला कि हम इसको अल्टीमेट प्लेस क्यों बोल रहे हैं, क्यों कहते हैं कि भाई फुल्ली डाइजेस्ट होगा हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद। और इन केस मान लेते हैं यहां पर भी फूड अगर फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो हम उसको बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचा हुआ भोजन अब पचने के लायक नहीं है, या कह दीजिए आपकी क्षमता नहीं है फूड को डाइजेस्ट करने की। हो सकता है एंजाइम्स डिस्टर्ब हो रहे हो,
हो सकता है पैंक्रियाज की जो फंक्शनिंग है, लीवर की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही हो। रीजन तो कुछ भी हो सकते हैं, देखिए वो टेस्टिंग के बाद ही क्लियरिटी होती है। समझ में आया आपको? तो याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है। आपको यहां पर एक छोटे से स्ट्रक्चर बनानी होती है, 3 पार्ट्स मेंशन करने होते हैं। फंक्शन सिंपल एक ही है कि तीनों तरह के फूड का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लास्ट स्टेप है, रेक्टम तो उसी का पार्ट होता है वैसे भी। एक एलिमेंट्री कैनल का एक लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा सोचिए आप जरा, मैं इतने यहां पर लिख देता हूं इसको पार्ट को कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज किस वजह से कह रहे हैं? लेंथ तो बड़ी कम होती है इसकी, अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि आपका आधा मीटर के नियर बाय है ना। और जबकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम स्मॉल बोल रहे थे वो 7.5 मीटर लंबी हो सकती है। सोचिए जरा एक बार किस बेस पे कहा गया इसको। तो 5th स्टेप हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ जी, सोच लिया? बिल्कुल बढ़िया बात, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप सोचेंगे और बिल्कुल सही आंसर सोचेंगे। किसके बेसिस पर बोल रहे हैं? डायमीटर के आधार पर, लेंथ के बेसिस पर नहीं। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डायमीटर तो देखिए क्या है इसका, बहुत ही कम है, लेकिन लेंथ ज़्यादा है, तो इसी बेसिस पर हमने इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से ही स्मॉल है, ये काम बहुत बढ़िया होता है इसका। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपको मैंने बताया था कितनी होती है, 7.5 मीटर तक हो सकती है। सभी तरह का फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। और एक खास चीज भी आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, विलाई होती है यहाँ पर। क्या होती है? विलाई। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है वहां पर क्या होती है, छोटी छोटी फिंगर्स बनी होती हैं बहुत सारी, जिसका फायदा क्या है? एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देना। किसको बढ़ा देना? एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देना। ठीक है, जैसे कोई आपने देखा कि कोई कपड़ा है आपके पास जिसमें रिंकल्स हैं, ठीक है, या जैसे स्पाइरल होता है, स्पाइरल समझते हैं ना? बिल्कुल, स्प्रिंग ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। तो आपने स्पाइरल लिया जो देखने में कितना लग रहा है आपको लेंथ वाइज? 10 इंचेस। ठीक है, आपने इसको जरा खींच दिया, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट को पकड़ा और ऐसे खींचा, खींच पाएगा ना? बिल्कुल, जो स्पाइरल स्ट्रक्चर थी वो कैसी हो जाएगी? लगभग स्ट्रेट। तो क्या अब भी वो 10 इंच है? नहीं ना, नहीं ना, बढ़ गया वो। मेरे ख्याल में आप ये मानिए 20 इंच के आसपास हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की यहां पे स्ट्रक्चर होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये इस तरीके से। ठीक है, फुल लेंथ में ऐसे ही पाया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती हैं। तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम में स्मॉल है, काम इसके बहुत बड़े हैं। तो आप याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि इसमें विलाई होती हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती हैं। और ये अल्टीमेट प्लेस है। क्या है ये? एक अल्टीमेट प्लेस है जहां पर तीनों ही तरह का फूड डाइजेस्ट होने की क्षमता रखता है, बशर्ते आपके पास जो एंजाइम्स है वो सही काम कर रहे हो, एंजाइम्स आ रहे हो समय से। ठीक है, और एक और चीज, कुछ जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मेजर पार्ट कौन है। तो सुनने में एकदम से लगता है कि भाई हाँ, इसका आंसर तो होना चाहिए स्टमक, है ना? क्या होना चाहिए? स्टमक। पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना, अल्टीमेट प्लेस क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। वहीं पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट होता है। अगर वहां पे डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बस गया, फिर हम उस फूड को क्या बोलते हैं? वेस्ट। हमारा ब्रेन कंसीडर कर लेता है भाई ये तो वेस्ट है, हटाओ इसको, दूसरा लेंगे। ठीक है, सही है? तो ध्यान रखिएगा आप, स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में आपको एक अलग से डायग्राम दिखाना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है क्योंकि यहां पर भी कुछ पार्ट्स हैं। उसमें आपको कुछ विटामिन्स के बारे में पता चलेगा, कुछ खास चीज आएगी। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन की देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 3 पार्ट्स दिखाने होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है केइकम। क्या होता है? केइकम। सेकंड, आप वैसे तो पार्ट्स इसको और भी बढ़ा सकते हैं, पर देखिए मेनली 3 पार्ट ही होते हैं। केइकम होता है ये वाला हिस्सा पूरा, और यहां से लेकर आप कहीं पर भी ऐसे लाइन डाल सकते हैं, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? कोलोन। क्या बोलते हैं इसको? कोलोन। और ये जो नीचे की तरफ एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टम।
क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। रेक्टम ही आगे चलकर काफी एक छोटी सी डक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एनस। स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं वैसे, केइकम, कोलोन और रेक्टम। अगर आप चाहते हैं थोड़ा लेबलिंग बढ़ाना ताकि लगे थोड़ा सा भी हाँ इंप्रेसिव सा डायग्राम है, तो आप कोलोन के 3 पार्ट कर सकते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। अब डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। जो फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है, क्या बताया मैंने आपको? डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन क्या होता है ना, 100% तो डाइजेशन होता नहीं है, 100% एफिशिएंसी तो होती नहीं है, हमारे इंजन की भी, हमारे सिस्टम की भी, उसमें भी कुछ वेस्ट पार्ट तो बनता ही है। ठीक है, तो हमारे फूड का जो डाइजेशन हो चुका है वो बात ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन वगैरह आगे चला गया है आगे की प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन जो बचा हुआ मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो मटेरियल जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहां पर एंटर कर जाता है? हमारी केइकम वाले हिस्से में। कहां पे एंटर करता है? केइकम वाले पार्ट में। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन के रूप में बताया भी था, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसका नाम क्या था? इलियम। इलियम कनेक्ट होता है केइकम से, और केइकम में वो वेस्ट मटेरियल आ जाता है, क्योंकि अब फूड नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है आपको? इसे वेस्ट बोलना है, अनडाइजेस्टेड फूड बोलो, बिल्कुल सिंपल है। अदरवाइज फेसिस भी बोलते हैं उसको, फीकल मैटर भी कह सकते हैं। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है केइकम में आता है, केइकम से फिर गुजरता है, ऐसे आगे बढ़ता है कोलोन वाले हिस्से में, और कोलोन वाले हिस्से से होते हुए रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, हाईली इलास्टिक होता है रेक्टम, स्टोरेज के लिए जाना जाता है, पर वेस्ट के स्टोरेज के लिए। स्टमक फूड के स्टोरेज के लिए था, ये वेस्ट के स्टोरेज के लिए है। ठीक है, तो अब आपके पास जब अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल केइकम से निकलकर कहां जाता है? कोलोन से गुजरता है। तो इस दौरान अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी वाटर मॉलिक्यूल थे, जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बड़ी आंत, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की सेल्स के द्वारा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या हुआ? इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। सिंपल लाइन, बिल्कुल इजी। क्लियर हो गया? ये फंक्शन था इसका। रेक्टम का काम आपको पता चल गया है, लेकिन आपको यहां पर जब आप मेंशन करेंगे ना कि लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें आप डायग्राम बनाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, तो एक छोटा सा काम और करिएगा, वो अलग से एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में ई कोलाई पाया जाता है? मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या पाया जाता है? ई कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 पार्ट में बांटा जाता है, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरलम। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिएगा कोकाई क्या है? एक ग्रुप है जिसमें ई कोलाई एक नाम दिया जाता है एक बैक्टीरिया के लिए, और ये बैक्टीरिया कहां मिल रहा है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले हिस्से में मिलता है, सबके अंदर है, आपके हमारे सबके। ठीक है, लेकिन आप एक बात सोच रहे होंगे कि भाई ह्यूमन तो इतना टैलेंटेड व्यक्ति है, इतने डेंजरस स्पीसीज है, तो ये कैसे बैक्टीरिया को रहने दे रहा है, क्यों नहीं निकालता इसको? आंसर समझ गए ना आप? बिल्कुल सही, कुछ फायदा दे रहा है ये। तो ई कोलाई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैठा हुआ है, हमने उसे बैठने की परमिशन दी हुई है, वो इसीलिए क्योंकि ये हमें फायदा दे रहा है। ठीक है, और फायदा क्या दे रहा है? ई कोलाई हमें विटामिन के प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन के। मैं लिख देता हूं उसके आगे, आप याद रखिएगा थोड़ा सा, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के प्रोवाइड करता है ई कोलाई। क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन के। लेकिन क्या बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए? वो क्या काम कर रहा है? उसने तो काम कर दिया, विटामिन के प्रोवाइड कर दिया, पर बदले में उसको कुछ चाहिए, हमारे वेस्ट को एज अ फूड के तौर पर वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन के किसने बनाया और ई कोलाई कहां पाया जाता है। आपसे एग्जैक्ट अगर कोई पोजीशन पूछता है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं ट्रांसवर्स, ये एग्जैक्ट आंसर है। अदरवाइज आप ओवरव्यू में ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कोलोन वाला हिस्सा है उस कोलोन के अंदर मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर हो गया, रेक्टम आपको क्लियर हो गया है, और लास्ट हमारा क्या है? एनस।
जब रेक्टम फुलफिल हो जाता है, अच्छे से फिल हो जाएगा वेस्ट मटेरियल के जरिए, तो सिग्नलिंग के बेस पे वहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट होगी और उसके बेसिस पर जब फोर्स जनरेट होती है तो फिर एनएस के जरिए वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि ये पूरा क्या था, एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग था, जिसको हमने 5 पार्ट में बांट दिया है और ये वो 5 पार्ट थे जहां से फूड गुजर रहा है। ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, बात एक ही है, जिसकी ओपनिंग को हमने अपर लेबिया लोअर लेबिया के जरिए दिखाया था। ठीक है, अपर लिप्स लोअर लिप्स, उसमें हमने कुछ नाम लिखे थे, वो सब आपको स्टडी करने हैं। सेकंड नंबर इसोफेगस, फूड पाइप, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का वहां पे जिक्र करना होता है। नंबर थर्ड स्टमक, स्टमक में आपको गैस्ट्रिक जूस का जिक्र करना है। ठीक है, जिसमें 4 चीजें थी, चारों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो वहां पे आप सेल का जिक्र कर सकते हैं कि HCl को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्पेशल सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। और म्यूकस को प्रोड्यूस करने के लिए गोबलेट सेल होती हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचे और वो क्या था हमारा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है ये अल्टीमेट प्लेस होता है, फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, जितना भी डाइजेस्ट होना था उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर, उस बॉडी में जो भी फुल डाइजेशन था वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाना है, अदरवाइज वेस्ट। फिर आपने सुना लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर जो वेस्ट था उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को लार्ज इंटेस्टाइन की सेल ने खींच लिया, ये उसका अपना काम था, वाटर एब्जॉर्प्शन वेस्ट से। और रेक्टम स्टोरेज के लिए, एनस एक ओपनिंग जहां से वेस्ट पास आउट होता है। तो ट्रैक क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ट्रैक खत्म होने के बाद, और वो है हमारे पास कुछ ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड हमें पढ़ने हैं, लीवर, पैनक्रियाज, मेन तो वैसे 2 ही हैं, लीवर और पैनक्रियाज, लेकिन एक तीसरा भी ग्लैंड ही माना जाता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, हालांकि अपने आप से तैयार नहीं करता है मटेरियल को या सिक्रेशन नहीं करता है, ये सिर्फ स्टोरेज पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 3 ग्लैंड्स के बारे में कि भाई वो क्या काम करते हैं। फूड इनके अंदर से नहीं गुजर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे ट्रैक में शामिल नहीं किया है, बल्कि ये कुछ चीज बनाते हैं, वो चीज हमारे डाइजेशन में मदद करती है, फूड के डाइजेशन में मदद करती है। देखिए ट्रैक हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड, यहां पर आपको 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। नंबर फर्स्ट लीवर, ये लीवर की स्ट्रक्चर है। मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं इसको पैनक्रियाज के साथ। मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं इसको पैनक्रियाज के साथ। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो पता ही है आपको। एग्जैक्ट लीफ बना सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंज कर भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा आप। देखिए जो लीवर है ये हमारा फर्स्ट ग्लैंड। अच्छा, आपने सुना होगा एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब तो खैर नहीं आता है, स्टार्टिंग में चलता था पहले कभी, कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है ना। फिर भी आप याद रखिएगा अगर आपको मालूम नहीं है। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर को कहा जाता है। 1 किलो 500 ग्राम, 1500 ग्राम, 1.5 किलो का लीवर होता है। ठीक है, इस लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर की एक स्पेशल सेल होती है, उसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको, हेपेटिक सेल। ये हेपेटिक सेल क्या करती हैं, लीवर की हेपेटिक सेल्स के द्वारा बनाया जाता है बाइल जूस। क्या बनाया जाता है, बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है, इस बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं है, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे, यहां पर बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाइल
साल्ट पाए जाते हैं, उन बाइल साल्ट्स की मदद से ये क्या करेगा, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है, उसको इंडाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में व्यक्ति खुद से भी, या फिर वैसे खुद से लेना नहीं चाहिए, डॉक्टर से एक बार आपको सजेशन ले लेना चाहिए कि भाई, ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई आपका लीवर डिस्टर्ब हो रहा है, आप एक काम कीजिए, लीवर के लिए कोई टॉनिक ले लीजिए, कोई भी XYZ, है ना। तो ये डाइजेशन का टॉपिक सीधा लीवर से अटैच होता है, जो जनरल लैंग्वेज में भी हम कई बार सुन चुके हैं, हम सबको मालूम भी होता है, या फिर हम खुद से ही कोई भी ऐसा लीवर टॉनिक ले लेते हैं जिससे कि हमें चेंजेस लगता भी है। तो डाइजेशन से जुड़ा हुआ है, कोई एंजाइम नहीं है इसके अंदर, फिर भी डाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा, एंजाइम्स नहीं है, लेकिन फिर क्या चीज़ है, बाइल साल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं। वहां पर कुछ नाम आते हैं, बिलिरुबिन और ब्लूवर्डिन। ब्लूरुबिन और ब्लूवर्डिन, ठीक है। तो याद रखिएगा, लीवर जिसका अप्रॉक्स वेट कितना होता है, 1.5 kg होता है, 1.5 है ना, 15 नहीं कर देना उसको। सेल्स कौन सी होती हैं, हेपेटिक सेल्स होती हैं। ये हेपेटिक सेल्स क्या काम करती हैं, बाइल जूस को बनाती हैं। बाइल जूस के अंदर कोई पिगमेंट, कोई आपके एंजाइम्स नहीं है, साल्ट्स होते हैं। कौन से, बिलिरुबिन और ब्लूवर्डिन, जो डाइजेशन में मदद करते हैं। किस चीज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैट के डाइजेशन में मदद करते हैं। क्लियर। दूसरा हमारा जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। डायग्राम मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया उसको, है ना, क्योंकि कोई खास इसमें अलग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डायग्राम स्पेशल नहीं बनता है इसलिए। तो लीवर, उसके बाद नंबर आता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज के अंदर एक जूस तैयार होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रेटिक जूस। क्या बोलते हैं, पैनक्रेटिक जूस। और ये जो पैनक्रेटिक जूस है ये डक्ट के जरिए आता है और कहां पर पहुंचता है, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर के जरिए जो जूस बन रहा था, जिसको हम बाइल जूस बोल रहे थे, वो भी सीधा कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए हमने वहां पर एक क्वेश्चन एराइज किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ अल्टीमेट प्लेस। ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, सबसे मेन पार्ट कौन है। सुनने में स्टमक लगता है कि हाँ भाई स्टमक होना चाहिए, पर लेकिन आंसर क्या था, क्या था बच्चों आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। तो बाइल जूस हो चाहे पैनक्रेटिक जूस हो, कहां जाता है, सीधा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन यहां पर कुछ डक्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। लीवर के बाहर ये जो पाइप बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। पैनक्रियाज के पास में जो छोटी सी डक्ट है इसको बोलते हैं पैनक्रेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पैनक्रिएटिक डक्ट। लेकिन पैनक्रियाज वाली जो डक्ट है, इसके जस्ट नीचे की तरफ जो डक्ट आ रही है फाइनल, जिसके अंदर पैनक्रेटिक जूस भी जाएगा और बाइल जूस भी जाएगा, इसलिए इनको मिलाकर एक नया नाम रखा जाता है। उसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, बस एक लास्ट डक्ट और। ये जो गॉल ब्लैडर है ना, ये हालांकि लीवर के नीचे होता है अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन यहां पर मुझे इसको थोड़ा नीचे की तरफ ना बनाकर लीवर की बाउंड्री लाइन पर बनाना पड़ा। ये इस तरीके से होता है, जैसे ये लीवर है ऐसे, है ना, तो यहां पर जो कैविटी है ना, यहां पर प्रेजेंट होता है। समझ गए होंगे आप। तो गॉल ब्लैडर के ऊपर जो डक्ट आ रही है ऐसे एज अ ए शेप में, है ना, बेंडिंग ले रही है नीचे की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब हमें फंक्शन तो क्लियर हो गया आपको। पैनक्रियाज से क्या आता है, पैनक्रेटिक जूस आता है। चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें क्वालिटी क्या है, तीनों तरह के फूड को डाइजेस्ट करने की, है ना। कुछ आप मेन एंजाइम्स लिख भी सकते हैं वैसे तो, और वो क्या है, ट्रिप्सिन,
और एक आपका लाइपेज, एक और लिख लेते हैं अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज पूरा नाम। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि 3 ग्लैंड हमें डिस्कस करने हैं, पर मेन 2 ही होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। तीसरा कौन सा है हमारा? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये अलग से नहीं है वैसे, पर डला हुआ है कुछ बुक्स में, तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना, बाइल जूस को स्टोर करना। और जब भी अवेलेबिलिटी होती है फैट कंटेंट की, तो ये क्या करेगा? बाइल जूस को भेजेगा। लीवर को बोलेगा कि भाई अभी रुको, पहले जो मेरे पास है मैं उसको भेज देता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाने के बाद गॉल ब्लैडर क्या होता है, अपने वाले मटेरियल को सिस्टिक डक्ट के जरिए बाहर निकालेगा, और हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए होता हुआ वो बाइल जूस पहुँच जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ अपना काम करेगा। वही सेम बाइल जूस जो काम करता है, ठीक है ना। तो और कोई स्पेशल काम नहीं है। तो अब हमने ग्लैंड्स भी कवर कर लिए हैं। हमने जो आज का टॉपिक था हमारा वीडियो का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने 2 पार्ट्स देखे। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया था, छोटी छोटी जो चीज़ें थी, लेकिन बाद में हमने फिर 2 राउंड लिए इसके। पहला एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्रैक के फॉर्म में, जिसमें हमने 5 पार्ट देखे, और दूसरे नंबर पे हमने लिया एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ट्रैक लिया, जिसमें 5 स्टेजेस हमने कवर की हैं, और सेकेंड राउंड में हमने लिया एसेसरी ग्लैंड, जिसमें मेनली आपके 2 ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हमारा लास्ट राउंड है, वो राउंड क्या है? रिएक्शंस का, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कि कहाँ कहाँ होता है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो रिएक्शंस के जरिए आपको बहुत ही इजीली समझ में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में डाइजेस्ट होता है, या कौन से पार्ट में डाइजेस्ट होता है। क्या वो एक ही लोकेशन है जहां पे कार्बोहाइड्रेट फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा, या वो एक से ज़्यादा लोकेशन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको यहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। नंबर ए, जो ए पॉइंट है हमारा, तो वहाँ पर आप डालेंगे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। ओरल कैविटी में क्या होता है, जैसे आपने कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लिया, जैसे कि आप राइस खा रहे हैं, कोई भी आप जो भी ठीक लगे वो ले सकते हैं। कि स्टार्च डिपेंड करता है या किस नाम को इंडिकेट करेगा, प्लांट का जो मटेरियल जो आप इंटेक कर रहे हैं, आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है, जब प्लांट में स्टोर्ड फॉर्म लेते हैं हम, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? स्टार्च के नाम से। तो स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? 3 चीज़ों के अंदर। तो स्टार्च टूट जाएगा 3 चीज़ों में, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन। माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन। तो ये जो स्टार्च था ये 3 चीज़ों में टूट गया है, लेकिन किसकी वजह से हुआ ये सारा काम? सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज, ये कहाँ से आया सेलिवरी अमाइलेज? अचानक से कहाँ से टपक पड़ा ये? भाई हमारा जो स्टार्च था, जो कार्बोहाइड्रेट था, जब हमारी ओरल कैविटी में एंटर करता है, हम उसको प्लेस करते हैं, दांतों की मदद से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, जो आपने बाइट ली है, चपाती में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसा नहीं है, मालूम है आपको। राइस, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो जो भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स था, स्टार्च का सोर्स था, जब आपकी ओरल कैविटी में जाता है तो वो दांतों की मदद से छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। लेकिन हमारी ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक जूस, जिसको क्या बोलते हैं? सैलिवा या सलाइवा, ठीक है। तो ये जो सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में आता है और हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट छोटे छोटे पीसेस के साथ मिक्स होता है, तो उस समय मिक्स कौन करता है? टंग करती है। लेकिन उस समय जो सलाइवा के अंदर एंजाइम था, उसका नाम है सेलिवरी अमाइलेज। क्लियर हुआ? तो सेलिवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर पाया जाता है, और सलाइवा क्या है? एक जूस है जो कहां से आया? सेलिवरी ग्लैंड से आया। उसने ये काम किया।
पर ये सारा काम कहाँ चल रहा है? ओरल कैविटी के अंदर चल रहा है, माउथ कैविटी के अंदर चल रहा है। तो ये तीन चीज़ें, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन, ये तीनों चीज़ें हमारे फूड पाइप से गुजरती हैं, स्टमक में जाती हैं, पर कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए वो हमारे स्टमक में नहीं है, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सिर्फ बैक्टीरियाज वगैरह की क्लीनिंग हो जाएगी बस, सिंपल, और कुछ नहीं, है ना। फिर ये तीनों चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी? बी पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये तीनों चीजें लिख लेते हैं इसको पहले, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन, ये तीनों चीजें वन बाय वन ग्लूकोज में चेंज हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती हैं? ग्लूकोज में। तो माल्टोज पर किसने एक्शन किया? माल्टेज। आइसोमाल्टोज पर आइसोमाल्टेज, और डेक्स्ट्रिन पर डेक्स्ट्रिनेज। ठीक है, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था वो दो स्टेप में डाइजेस्ट होता है। पहली लोकेशन थी उसकी जहां से वो स्टार्ट हुआ डाइजेस्ट होना, ओरल कैविटी, और दूसरा प्लेस उसका है जहां पर वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्या है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? मैंने आपको रिएक्शंस की फॉर्म में इसलिए बताया है ताकि आपको वो आसानी से याद रह सके। इसके अलावा आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारा स्टार्च होता है उस पर जब सैलिवरी एमाइलेज एक्शन करता है तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट आपकी ओरल कैविटी में पहुंचा है उसका 70 to 80% कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 20% कन्वर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि अवेलेबिलिटी कम रह जाती है। तो 20% जो बचा हुआ आपका स्टार्च होगा वो भी इनके साथ नीचे आ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी जो चीज़ें पहले सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं वो इस तरीके से डाइजेस्ट होती हैं। ठीक है, पर लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी, डोमिनेंसी किसकी थी? हमारे 80% पार्ट, मतलब जो काम हो चुका है सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा, इसलिए आप उसी को हाईलाइट करते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन कैसे होता है? सिंगल लोकेशन है, फैट फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, और वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फैट पहुंचेगा वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, और वो देखिए किस तरीके से। फैट आप लिखेंगे सबसे पहले, कोई भी जो आपका फूड मटेरियल जिसमें फैट है वो सिंपल हमारी ओरल कैविटी से गुजरेगा, फिर फूड पाइप से, फिर स्टमक से, उसके बाद पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां जाने के बाद ये फैट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो थे फैट के, वो सिंपल में टूट जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट। फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, पर किसने किया? किसने किया इस काम को? बाइल जूस ने। नाम ध्यान से सुनिएगा, कभी कुछ और नाम मैच हो जाए। बाइल जूस है ना, बाइल जूस जो कहां से आया था? लीवर से आया था। तो उसने फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया है, लेकिन अभी फैट फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ। यहां पर एक स्टेप और है, मैंने इसको यहीं से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन उस पर कौन एक्शन करता है? लाइपेज। लाइपेज वो एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है, और फाइनली क्या चीज बनकर आएगी? फैटी एसिड। क्या बनकर आएगा? फैटी एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है जब हम बोलते हैं कि भाई हाँ फैट एमल्सिफाइड फैट में चेंज हो रहा है, फैट एमल्सिफाइड फैट में चेंज हो रहा है बाइल जूस की मदद से, फिर ये चेंज हो रहा है किसमें? फैटी एसिड में। ठीक है, और लेकिन किसकी मदद से? लाइपेज की मदद से। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट हमारा टॉपिक, डाइजेशन ऑफ
प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन किस तरीके से होता है? दो लोकेशन है जहां पर प्रोटीन फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टमक से। स्टमक में क्या रिएक्शन होंगी? देखिए जरा एक बार इसको। पेप्सिनोजन HCl की मदद से पेप्सिन में चेंज होता है। ये एक्टिव एंजाइम है आपका, पहले भी बताया था मैंने आपको। ये इनएक्टिव एंजाइम है। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन भी आपका एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर, और इसको भी HCl की मदद से या HCl की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है रेनिन में। किस में चेंज होता है? रेनिन में। ठीक है, और ये हमारा एक्टिव एंजाइम है। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम, इनएक्टिव वाले एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन को तोड़ देते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ देते हैं? पेप्टोन्स में। ये पेप्सिन की वजह से होता है। रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन पर एक्शन करता है सिर्फ, ठीक है। बाकी पेप्सिन जो होता है वो बाकी सभी प्रोटीन पर एक्शन करता है, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया। अब ये जो पेप्टोन्स है ये नेक्स्ट हमारे प्लेस पर पहुंचेगा स्टमक के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्टोन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, पेप्टोन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद चेंज हो जाएगा किसके अंदर? अमाइनो एसिड में। ठीक है, लेकिन किसकी मदद से? ट्रिप्सिन की मदद से। किसकी मदद से चेंज होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से। ये ट्रिप्सिन कहां से आया? ये हमारे पैनक्रेटिक जूस के अंदर पाया जाता है। तो पेप्टोन्स अमाइनो एसिड में चेंज हो गया है। इस तरीके से हमने फूड का डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है कि भाई फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। 3 तरह के फूड की पॉसिबिलिटी थी, वो तीनों पार्ट हमने उसको अलग अलग प्रोसेस के जरिए समझ ली कि कहां पर कौन सा डाइजेस्ट होता है। लेकिन एक और खास बात आप याद रखिएगा, अगर आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं वो है अनकुक्ड प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है? अनकुक्ड, जैसे कि सोयाबीन, है ना। बच्चे बहुत यूज भी करते हैं, बॉयज वगैरह, उसको कोई भी कर सकता है। आपने सोयाबीन के कुछ दानों को भिगो के रखा, ठीक है, पूरे नाइट पीरियड को पास होने दिया, कुछ समय के लिए उसको रखकर छोड़ दिया है पानी में, तो मॉर्निंग में क्या होता है? थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है। सोयाबीन का जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट होता है वहां से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेलअप हो जाता है। उसके बाद आप उसे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एज सच यूज कर रहे हैं, है? ऐसी स्थिति में जो आप सोयाबीन खा रहे हैं तो वो क्या है? अनकुक्ड प्रोटीन। सिंपल, जो आप सोयाबीन का यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से सॉक्ड करने के बाद, पानी में डिप करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए जब आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आपने उसको डायरेक्टली यूज किया, तो ये क्या है? अनकुक्ड प्रोटीन। अगर अनकुक्ड प्रोटीन आप ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन कहां से शुरू होता है? हमारी ओरल कैविटी से। उस पर एक्शन कर जाता है कौन? सैलिवरी अमाइलेज। क्लियर? थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी फिर वो नीचे सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। क्लियर हो गया है? तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा खत्म हुआ। इसके अलावा देखते हैं इसमें छोटी सी चीज। देखिए, टॉपिक तो हमारा पूरा हो गया है, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। इसके अलावा आपको क्या करना होता है? कुछ छोटी छोटी सी टर्म है, जैसे कि हेट्रोडोंट डेंटिशन, हेट्रोडोंट, डेफोडोंट, और एक लास्ट आता है थिकोडोंट। क्या चीज है ये? हेट्रोडोंट का मतलब होता है हमारी ओरल कैविटी में अलग अलग प्रकार के दांत का पाया जाना। जैसे कि मैंने आपको ओरल कैविटी में भी एक्सप्लेन किया था, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाई थी कि भाई कौन से होते हैं ना। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स एक से ज्यादा, ठीक है। डिफोडोंट का मतलब क्या होता है? हमारी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। तो 2 बार आ रहे हैं, इसलिए मुझसे क्या होता है? डिफोडोंट। डाई मतलब 2 का इंडिकेशन देता है। थिकोडोंट का मतलब होता है दांतों का मसूड़ों में गहराई तक धंसे होना, उसको बोलते हैं थिकोडोंट। क्लियर? तो ये चीज भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए, हमारे ओरल कैविटी से जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और वो क्या है? डेंटल कैरीज और डेंटल प्लाक।
तो 5 पॉइंट मैं आपको अलग से लिख कर दिखा रहा हूं, इसलिए डेंटल कैरीज प्लाक की स्पेलिंग क्या है? PLAQUE। ठीक है, तो ये मैंने 5 पॉइंट्स अलग से लिख दिए हैं, 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स क्या हैं? डेंटल कैरीज और डेंटल प्लाक थोड़ा मिक्स टॉपिक है एक तरह से, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा उसको। अगर हम अपने दांतों की रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, एक कंडीशन आ गई है, अगर आपने अपने दांतों की क्लीनिंग को रेगुलर नहीं किया तो एक येलोइश लेयर, एक स्टिकी मटेरियल आपके दांतों पर चिपक जाता है, बन जाता है, परमानेंटली अटैच हो जाता है। अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया तो इसको क्या बोलते हैं? डेंटल प्लाक। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी तरीका है, आप रेगुलर क्लीनिंग कीजिए। मॉर्निंग में भी ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में कर रहे हैं बात ठीक है, पर लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि दिन में आप चीज़ें खाते रहते हैं, पानी भी पी रहे हैं, लेकिन रात के समय जब आपने खाना खा लिया है, उसके बाद आपने सोने के लिए गए, 6 से 7 घंटे की नींद ली, उसके दौरान क्या होता है? ओरल कैविटी बंद रहती है। तो जो आपका फूड मटेरियल थोड़ा बहुत अगर लगा रह गया था दांतों के बीच में, तो उसे काफ़ी समय मिल जाता है आपके दांतों को खराब करने के लिए। क्लियर? तो अगर आप अपने दांतों की रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, जो एक येलोइश कलर की लेयर बन जाती है आपके दांतों पर, उसे क्या बोलते हैं? डेंटल प्लाक। सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, एक नाम लिखा हुआ यहां पर, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या है? हमारी ओरल कैविटी का पीएच कितना होता है? मैंने आपको बताया था 5.5। कितना होता है ओरल कैविटी का पीएच? 5.5। और ये जो 5.5 पीएच है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बताया था पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। तो हमारी ओरल कैविटी का पीएच 5.5 रहना चाहिए। अगर वो इससे कम जाता है, पहली बात ये कम क्यों जाएगा? आपने कुछ भी खाना खाया, कुछ भी फूड मटेरियल लिया और कुल्ला नहीं किया, पानी से गार्गल नहीं किया, या XYZ आपने क्लीनिंग नहीं की, सिंपल सी लैंग्वेज में आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? फूड मटेरियल आपके दांतों में लगा रह जाएगा, है ना? और जब वो कुछ समय तक आपके दांतों के बीच में फंसा रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो बैक्टीरियाज, मैंने आपको शुरू में भी क्लियर किया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि एक बार माउथ ओपनिंग में हजारों बैक्टीरिया हमारी ओरल कैविटी में एंटर कर जाते हैं। लेकिन सोचिए बैक्टीरिया अंदर गए, उनको कुछ नहीं मिला, है ना? तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ एक्शन नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन अगर बैक्टीरिया अंदर गए और उनको छुपा हुआ सामान मिला आपके टीथ के बीच में, उनका तो बर्थडे हो गया। बर्थडे कैसे भाई? उनको फूड मिल गया ना, फिर वो अपना घर वहीं बना लेंगे। ठीक है, वो अपना घर वहीं बना लेंगे और क्या होगा? आपके दांत धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, दांतों में छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे, डेंटल कैरीज हो जाएगी। और जब बैक्टीरिया वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, जो छुपा हुआ मटेरियल आपके दांतों के बीच में था उसको यूज करते हैं, तो ये क्या क्रिएट करेंगे? एसिड्स क्रिएट करेंगे। आपकी ओरल कैविटी में क्या क्रिएट होगा? एसिड क्रिएट होगा। और अगर आपकी ओरल कैविटी जिसका पीएच कितना था स्टार्टिंग में? 5.5, और वहां पर एसिड क्रिएट हो रहा है सिचुएशन की वजह से, तो क्या होगा रिजल्ट में? पीएच वैल्यू डाउन हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा एसिड डाउन हो जाएगा, मैंने आपको शुरू में बताया था 1 के नियर बाय जो भी वैल्यू होती है पीएच को लेकर, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? तो 5.5 वैल्यू थी, ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक सिचुएशन बनी जिसकी वजह से क्या हुआ? एसिड बनने लगा, और वो एसिड बनेगा तो क्या होगा? पीएच लेवल डाउन में जाएगा। और पीएच अगर डाउन में गया तो हमारी ओरल कैविटी की ये जो सुंदर सुंदर दीवारें थी वाइट कलर की, वो गिरनी शुरू हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना क्या कहा जा रहा है? दांत खराब हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं डेंटल कैरीज। डेंटल प्लाक, थिकोडोंट, डेफोडोंट और हमारा ये हेक्टोडोंट। टॉपिक क्लियर हो गया आपको? मैं आपको याद दिलाता हूं एक बार कि आपने क्या सुना आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है कि आप आगे चलकर साइंस सेट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। आपको ये चीज़ वैसे भी क्लियर होनी चाहिए। आज का टॉपिक बल्कि मैंने बोला ही नहीं है, ये 10th में है या 11th में है, चैप्टर नंबर 16 11th क्लास का। मैंने कुछ नहीं बताया आपको ऐसा स्टार्टिंग से, वो इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक तो सबको क्लियर होना चाहिए।
बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 7th क्लास का भी अगर बच्चा है तो वो भी इसको ध्यान से समझे, आपका ही शरीर ठीक रहेगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए सभी के लिए टॉपिक है। आज की वीडियो किसी एक क्लास के लिए नहीं है, सबके लिए। आप ध्यान से समझिएगा, आपके ही शरीर की बात की जा रही है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने शुरू में इंट्रोडक्शन लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, किसे कहते हैं होलोजोइक एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था ह्यूमन, वो हमने समझा। अमीबा भी इसमें एग्जाम्पल में आ सकता है। बाकी फिर हमने नेक्स्ट राउंड में क्या लिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 सेक्शन में हमने कवर किया। पहला सेक्शन था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमने एक ट्रैक लिया 5 स्टेप्स का। ओरल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सिंपल। सबके फंक्शन लिए, किस पार्ट में क्या क्या लिखना चाहिए, ये हमने कवर किया। उसके बाद हमने लिया एसेसरी ग्लैंड को। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर का जिक्र किया, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैनक्रियाज का जिक्र किया। उसके बाद फिर हमने लिया कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, कहां कहां होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट फिर हमने जो छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया, और ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पसंद किया। रिस्पॉन्स भी आ रहा है मेरे पास, बाकी वीडियोस भी जैसे हमारी आई हैं। और आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखिएगा। वीडियो की क्वालिटी हम लगातार इंप्रूव करेंगे, मैक्सिमम नॉलेज डालेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, लगा कि हाँ भाई कुछ टॉपिक हमारे काम का है, अच्छी एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स बच्चों।